हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसके पहले हमने आपका संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम रहे हैं आपके, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल के रहे हों या कंप्यूटर ऑपरेटर के रहे हों, जेल वार्डन के रहे हों या एसआई के रहे हों, मतलब कोई भी एग्जाम रहा हो, हमने सभी को एक साथ करवा दिए हैं सारे क्वेश्चंस। संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया है, संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ा दिया है और आज हम इसी क्रम में विज्ञान और पर्यावरण को भी कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब कहा जाए आपका जो जीके वाला पोर्शन है ना, पूरा आपको यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना कहीं वही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं विज्ञान और पर्यावरण शुरू करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है ना वीडियो तो देख लीजिएगा जाके। ठीक है, चलिए। क्या है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? कणों की तरंग की प्रकृति, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, दी ब्रॉगली ने की थी स्थापित। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला है। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जाता है एम्पियर किसका मात्रक है? तो सभी जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व पूछा गया है, आंसर होगा आपका पिक्नोमीटर। द्रवों की घनत्व की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा? पिक्नोमीटर का यूज होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर से वायु का वेग नापते हैं। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन नापते हैं। पिक्नोमीटर से द्रव का घनत्व और वेबामीटर से मिट्टी का यांत्रिक गुण नापते हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा है शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर W/T। W होता है कार्य, T होता है समय और P होता है शक्ति। तो अब इस तरह से आप विमा निकालेंगे ना तो आपका आंसर निकल के आएगा mL/T-3। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य की बात हो रही है और इसमें जो यूज होता है ना वो बेलनाकार लेंस का यूज होता है। दृष्टि वैषम्य को कौन से लेंस से दूर किया जा सकता है? तो ये होगा आपका बेलनाकार। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैंक विटकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक विटल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था, याद रखना है। ठीक है, आगे दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा किसका उपयोग करते हैं? तो बड़ा देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। बताइए किसकी बात हो रही है ये? आंसर की याद रखना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सीवी रमन ने। कब की बात है? 1921 की। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मापन है? बताइए। प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? दूरी मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की है? कौन है ये? आंसर होगा आपका विक्रम साराभाई है। कौन है? विक्रम साराभाई है। ठीक है, ये उद्योगपति भी थे और साथ में वैज्ञानिक भी थे और कई उद्योगों की इन्होंने स्थापना भी की हुई है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से इनका संबंध है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक पूछा गया है, बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों मान आपको याद होने चाहिए। सेंटीग्रेड में 99.947 सेंटीग्रेड हो जाएगा, 373.127 केल्विन हो जाएगा और 211.95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में 211, केल्विन में 373 और सेंटीग्रेड में 99 होता है। इंपॉर्टेंट है। आगे डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? बताइए, बल और वेग को मापने के लिए किसका यूज होता है? हवा का बल, बताइए। और अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हैं एनीमोमीटर वायु का वेग नापने के लिए होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर अभी अभी देखा है हमने, ऊपर वाहन, ऊपर नहीं देखा ये वाला, हमने दूसरा देखा था।
स्पीडोमीटर वाहनों का वेग नापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की विशिष्ट घनत्व मापते हैं, थर्मामीटर से ताप और एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं। इस तरह से हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, वो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। लेकिन इसमें पूछा है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कॉपर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो चालक होता है ना, वो चांदी होता है, फिर इसके बाद तांबे में आता है, तांबे में, और फिर इसके बाद एल्यूमिनियम में आता है, और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। इसमें दिया होगा चांदी, फिर तांबा, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। चांदी सबसे ज्यादा होता है, तांबा होता है फिर उसके बाद। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइए। भारत का पहला उपग्रह पूछा है, तो भारत ने सबसे पहले आर्यभट्ट भेजा था। कब भेजा था? 1975 में भेजा था, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे ध्वनि मापक इकाई कौन सी है? तो ध्वनि को किससे मापते हैं हम? डेसिबल से। आगे नेक्स्ट है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? अंटार्कटिका जाने वाले, तो ये थे डॉक्टर एस.जे. कासिम। कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम। और ये लगभग 1911 के लगभग ये दक्षिण अफ्रीका, मतलब अंटार्कटिका में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? बताइए। रेफ्रिजरेटर में जो है ना, उसमें हम अमोनिया का यूज करते हैं, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया का भी यूज होता है और फ्रियोन गैस का भी यूज होता है, सीएफसी का भी। मतलब ये सब जो मतलब आपकी गैसें होंगी ना, मेन वो समझ में आ जाएगा आपको, ठंडक प्रदान करती हैं, ठीक है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान टेक्निक है, और एलईडी का विस्तारित रूप क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म पूछा है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ये ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र बताना है, बताइए। हाँ, तो याद रखना, इसका जो सूत्र होगा वो होगा, ऑप्शन ए ही दिया है कि पहले ऊपर वजन लिख देंगे, वजन बटे फिर लंबाई का स्क्वायर, मतलब वजन होनी चाहिए ऊपर और फिर बाद में नीचे उसकी कितनी लंबाई है, किसी वस्तु का वजन और किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए। और वजन होना चाहिए किलोग्राम में और लंबाई होनी चाहिए मीटर स्क्वायर, मीटर में, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था को बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये कहाँ पर है? तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का प्रथम नियम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, सभी को पता है। आगे नेक्स्ट है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। मतलब मैंने फेंका, वो वापस आ गई, इसका मतलब क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, और ये कहाँ का नियम है? न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, ठीक है। आगे परमाणु के नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो अंदर की बात हो रही है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। आगे डेसिबल किसकी इकाई है? तो पढ़ चुके हैं, ध्वनि की इकाई है। आगे प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए? तो पता है ना कि जब हम चिल्लाते हैं पहाड़ों पर तो हमें ही हमारी आवाज सुनाई देती है, गूंजती है। तो क्यों? क्योंकि वो परावर्तित होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? तो अभी पढ़ा है, चांदी है, उसके बाद आपका तांबा हो जाएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, ये दिया है। पहले चांदी है, फिर तांबा है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है। ये बहुत पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। आगे है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस उसमें हीलियम में परिवर्तित होता है, ठीक है। आगे है, वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग बताइए। हाँ, ये है ऑप्शन डी में जो लिखा है ना, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए हम वेरी लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। आगे अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें है ना, नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे
भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट कौन सी है बताइए। भोजन की ऊर्जा को मापेंगे तो किससे, कैलोरी से। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है। संचार उपग्रह पूछा है उसने, बताइए। आंसर की बात करेंगे, टेल स्टार फर्स्ट। संचार का मतलब होता है कोई कुछ कह रहा है और कहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेल। बस ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए, टेल स्टार फर्स्ट। आगे, किसमें ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है। तो ध्वनि की जो गति होती है वो ठोस में ज्यादा, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। तो ठोस इधर पे क्या दिख रही है, बर्फ दिख रही है। आगे, नेक्स्ट है, किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है। दूरी की बात हुई है, दूरी मापना है तो याद रखना ओ पीसो मीटर की मतलब यूज करते हैं। किस उपकरण का प्रयोग मानचित्र की दूरी मापना है तो ओ पीसो मीटर का यूज होता है। आगे, पलायन वेग किसे कहते हैं। तो देखिए, वह वेग होता है जब कोई वस्तु हम पृथ्वी से फेंकते हैं और वो वापस पृथ्वी पर नहीं आती, वो बाहर निकल जाती है, गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाती है। ठीक है, आगे। और इसका मान भी पूछा जाता है, पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में अगर कोई वस्तु जा रही है तो वो वापस नहीं आएगी अपनी पृथ्वी पर। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस है जो नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन नहीं होती है। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया है। तरंग का सिद्धांत पूछा है, बताइए किसने दिया है प्रकाश की तरंग का सिद्धांत। तो इसमें गलत दिया हुआ है, ये जो हाइगेंस महोदय है ना, इन्होंने प्रकाश की तरंग का सिद्धांत दिया था। किसने, हाइगेंस ने दिया था। ठीक है, रेडियम के बारे में मैडम क्यूरी ने बताया था, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। आगे चलते हैं, कौन सा भारी जल है बताइए। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है और इसी को हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है, जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं हम, तब उसके अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा होती है उस पर क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो मौजूद अणु होंगे वो सब क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट होने लगेंगे और तेजी से बढ़ने लगेंगे एक दूसरे को गर्म करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तारापुर में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था अप्सरा। क्या था, अप्सरा था। आगे चलते हैं, निम्न में से वायुदाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है। वायुदाब को कौन नापेगा, तो पता है बैरोमीटर नापता है। ठीक है, आगे। अब रसायन विज्ञान, अभी तक हमने फिजिक्स से क्वेश्चंस देखे हैं, अब हम केमिस्ट्री से देखेंगे। ठीक है, पूछा जा रहा है परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व है, आवधिक तालिका में किस ब्लॉक में संबंधित है। मतलब परमाणु संख्या 46 है तो वो कौन से ब्लॉक में आएगा। तो याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी ब्लॉक में। आगे, नेक्स्ट है, चाय में कौन सा मनोप्रभावी दवा पाई जाती है। तो ये होगी कैफीन पाई जाती है इसमें। ठीक है, आगे। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। देखिए, जब हम CaO मतलब जब हम चूने, जो बुझा हुआ चूना होता है ना, जो बुझा हुआ चूना होता है उसमें अगर हम क्लोरीन प्रवाहित कर देते हैं ना तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, याद रखना है, प्लस Cl2 कर देंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, CaOCl2 बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है, क्या दिया है कि कौन सा जिंक का एक अयस्क है, बताना है। जिंक का अयस्क पूछा है और जिंक का अयस्क कैलेमाइन होता है। ऐसे ही इसमें दिया है जो ये ऑप्शन ए में स्फेलेराइट, क्या है, जिंक का अयस्क क्या है, स्फेलेराइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अग्निशमन यंत्र अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो ओजोन परत हमारी क्षय होती जा रही है, क्यों, CFC के कारण। और CFC का मुख्य कारण क्या है, फ्रियोन प्रशीतक के रूप में यूज करना। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है, निष्कर्षण बोतल में बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर कौन सा है। निष्कर्षण बोतल बनाने में, बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ज्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। निष्कर्षण बोतल बनाने में किसका यूज होगा, ज्यादा घनत्व का पॉलीथीन का यूज होगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज होता है, बताइए। हाँ, आंसर की बात करेंगे, इसमें यूज होता है स्पेक्ट्रा। किसका यूज होता है, स्पेक्ट्रा का। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए, ये भी दे देता है कभी कभी किसका यूज होता है, तो इसमें याद रखिएगा केवलर का यूज किया जाता है, केवलर की परतों का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है, रदरफोर्ड के द्वारा
किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था? तो इन्होंने सोने की परत पे कई सारी मतलब बिंब क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबिंबित किया था, और उसी में मतलब कई सारी क्या बोलेंगे उसको भाई, रेखाएं, रेखाएं नहीं, किरणों को गुजारा था। ठीक है, हम सिंपल भाषा में बता दें कि सोने की एक पतली पन्नी ली थी, उसमें कई सारी किरणों को गुजारा था, कई सारी तरंगों को गुजारा था, और बाद में पता चला था कि कुछ लौट के आ गई थी, कुछ भेद गई थी, और कुछ वहीं जाकर समाप्त हो गई थी। इसी तरह से इनके प्रयोग था, गोल्ड फाइल प्रयोग कहलाता है इनका ये। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आगे, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? बताइए, कृत्रिम कीटनाशक नहीं है बोला है। तो देखिए आंसर की बात करेंगे ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पैराकीट जो है ये कीटनाशक नहीं है, कृत्रिम, बाकी ये सब है। ठीक है, डीडीटी हो गया, बीएचसी हो गया, एल्ड्रिन, ये सब कृत्रिम कीटनाशक हैं। आगे नेक्स्ट है, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। बताइए जर्मेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो पता है ना सभी को, ऑप्शन बी, क्षेत्र परिशोधन से प्राप्त होता है उच्च शुद्धता का जर्मेनियम। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? अधातु की बात हो रही है तो ब्रोमीन हो जाएगा, अगर धातु की बात होती तो पारा हो जाता। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा अधातु। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? सबसे छोटी पूछा है, और किसकी होती है? तो आंसर होगा आपका क्लोरीन की होती है। ठीक है, इसकी ट्रिक है, याद कर लीजिए कैसे, ऐसे याद कर लीजिए, कैसे ब्रोक, कैसे ब्रोक, कैसे कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम, फिर ब्रो, फिर क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे कम होती है और कैल्शियम की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, पूछा जा रहा है ये जो सूत्र लिखा है ये किसका है? तो किसका है ये? एथिल एथेनोएट का है। किसका है ये? एथिल एथेनोएट का है। ठीक है, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन किसके लिए यूज होता है? एथिल के लिए। ठीक है, C2H5 है ना, ये एथिल हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है? मतलब गुलाब सोना होता है एक मिश्र धातु है ये, इसमें सोने के अलावा और कौन सी चीज यूज होती है? तो इसमें तांबा का यूज होता है। सोना प्लस तांबा मिलके बनता है क्या? गुलाब सोना। ठीक है, लाल लाल होता है ना, तो इस वजह से इसको गुलाब सोना बोलते हैं। पूछा गया है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? बताइए, आंसर होगा नायलॉन 6 को प्राप्त करने। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का जो प्रयोग होता है वो किसको प्राप्त करने के लिए? नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए होता है। और CaSO4 × 2H2O, ये सूत्र किसका है? ये है जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है ये? जिप्सम का है। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। बताइए, गैल्वेनाइजेशन की बात हो रही है, और इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जस्ता। जब लोहे में जंग लग जाती है ना, तो क्या करते हैं हम? उसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं, और उसमें यूज किसका करते हैं? जस्ता की परत का यूज करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है C60। बताइए, एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अब बताइए इसको कैसे यूज करेंगे? तो याद रखना है इसमें सिंपल सा चलिए, इसमें सिंपल याद रखना है, 12 पंचभुज हो जाएंगे और 20 षटभुज हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है जो सर्वोत्तम गुणों वाला होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, और उसके बाद आता है बिटुमिनस, और फिर आता है लिग्नाइट, और फिर आता है पीट। पीट जो है वो सबसे न्यूनतम टाइप का कोयला होता है। ठीक है, आगे तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक होते हैं। बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन। क्या होगा? पॉलीप्रोपिलीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताइए, तो भारत में पूछा है, और भारत में जो है ना वो है थोरियम। ऑप्शन डी थोरियम हो जाएगा। ठीक है, इसी में हमें केरल में मिलता है, मेनली याद रखना कहाँ पर? केरल में, और मोनोजाइट भी यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? बताइए, क्लोरीन की बात हो रही है ना,
सॉरी काली स्याही की बात हो रही है, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्ण लेखन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो याद रखना, वहां पर कपूर अगर हम छिड़क देते हैं ना तो चींटियां दूर हो जाती हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? ईंधन का शेल किसको कहते हैं, बताइए जल्दी से। आंसर होगा आणविक ऑक्सीजन जो होती है उसको हम ईंधन शेल बोलते हैं। ठीक है, आणविक ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता, समझ गए आप लोग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक कैसी होती है, उसको हम दोबारा गर्म करके दोबारा दूसरा सांचे में ढाल सकते हैं, वो होती है थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है, एक बार जो चीज बन गई तो बन गई, बस फिर बेकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है, बताइए। जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सब निष्क्रिय है लेकिन क्लोरीन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साधारण नमक, तो आप लोग जानते हैं NaCl होता है। ठीक है, टेबल शुगर बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडर में जो भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस होती है वो कैसी होती है? तो आपने पढ़ा होगा LPG लिखा होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब द्रव, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? तो नोबेल की बात हो रही है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल का पौधा है, बताइए। बायोडीजल का पौधा पूछा है और इसे हम कहते हैं जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा, इससे बायोडीजल निकाला जाता है। ठीक है, और रतन जोत इसी को बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, घर में तेल में डाल दिया जाता है तो वो रेड हो जाता है पूरा, है ना, देखा होगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है, बताइए। एल्यूमिनियम आयन होता है, मीथेन, फास्फोरस, ओजोन। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में ओजोन होता है, ये याद रखना है। ठीक है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता को मिला देते हैं तो क्या बनता है, पीतल बन जाता है। आगे चलते हैं, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं। आगे, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के साथ हम हमेशा तांबे को मिलाते हैं। ठीक है, याद रखना है। शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? तो शुद्ध यूरेनियम जो है वो 235 में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, आगे, कुएं का पानी जो है शुद्ध करने के लिए हम उसमें कौन सी गैस मिलाते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें हम क्लोरीन गैस को मिला देते हैं। जब भी पानी अशुद्ध हो रहा होता है तो उसको हम शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। बताइए, 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है? देखिए, जो 24 कैरेट का सोना होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, और 100% अपने आप में पूरा होता है, तो 24 कैरेट का मतलब क्या है, 100% शुद्ध है। ठीक है, तो एक कैरेट का मान क्या आएगा, 100/24 आ जाएगा। और उसने क्या पूछा है, 18 कैरेट का, तो 18 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से इसका गुणा करेंगे तो 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 4 से 25, 25 दिया 75, 75% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, अब यहां से बायो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अनुवांशिक नहीं है ये बोला है, मिक्सीडीमिया, वर्णांधता, अति रक्तस्रावण या फिर अरंजकता, बताइए। ऑप्शन ए मिक्सीडीमिया जो है ये एक अनुवांशिक विकार नहीं है। ठीक है, आगे, गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? बताइए। गैस्ट्रोक्नीमियस जो है ये आपकी निचली टांग में पाई जाती है। कहाँ पर? निचली टांग में पाई जाती है, मांसपेशी है। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? बताइए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करते हैं 0.03% हम इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो 4% होती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन 21% होती है। ठीक है,
21% ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन कितने परसेंट लेते हैं? 78% लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितने लेते हैं? 0.03%। मतलब जब हम सांस लेंगे ना तो सभी गैसें अपने नाक से जाती हैं, जितनी भी वायुमंडल में गैसें होती हैं ना वो सभी हमारे नाक से जाती हैं। 78% नाइट्रोजन गई, 21% ऑक्सीजन गई, 0.03% कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गई। लेकिन क्या होता है जब हमने सांस ले ली, अब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो जैसे ही बाहर निकालते हैं तो जो 78% नाइट्रोजन ली थी वो तुरंत बाहर चली जाती है, ठीक है। और जो हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड ली थी 0.03%, उसका जो है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से निकल जाती है। कैसे? 4% निकल जाती है, ठीक है। आगे देखिए ये दिया भी है, ये तो पूरा सेम टू सेम वैसा ही दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, और ऑक्सीजन हम 21% जो लेते हैं ना उसका 17% निकल जाता है बाहर, ये भी याद रखिएगा। आगे ब्लू बेबी सिंड्रोम में कौन से खनिज प्रदूषण के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट की बात हो रही है। छोटी आंत का उंगली की तरह छोटा सा हिस्सा पोषक तत्वों को सोख लेता है, बताइए क्या होता है वो? आंसर होगा विली, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हाइपोक्लीमिया किस कमी के कारण होता है? हाइपोक्लीमिया किस कमी के कारण होता है? तो ये पोटेशियम के कारण होता है। हाइपोक्लीमिया किस कमी के कारण? पोटेशियम के कारण। आगे बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है? बताइए बौनापन जो बच्चे में होता है वो किस कमी के कारण होता है? तो वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक है। आगे पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? ये किया था मार्क कैंडल ने। किसने किया था? मार्क कैंडल ने नैनो पैच का किया था। पूछा है कि कौन यौन संचारित रोग नहीं है? क्लैमिडिया है या फिर गोनोरिया है, टाइफस है या हेपेटाइटिस बी है? बताइए क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइफस जो है ये यौन संचारित रोग नहीं है, ठीक है। आगे पूछा गया है क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यों की बात हो रही है और ये हो जाएगा कॉक्सिलिया बर्नेटी। क्या होगा? कॉक्सिलिया बर्नेटी के द्वारा होता है। क्या? क्यों बुखार, क्यों कॉक्सिलिया बर्नेटी। शरीर के किस भाग में त्रिज्या जो है वो अस्थि स्थित है? त्रिज्या अस्थि की बात हो रही है, ये हमारे पैरों में होता है, ठीक है। कहाँ? सॉरी पैरों में नहीं, कलाई में होता है। सॉरी उल्टा बोल गए। त्रिभुज वाली अस्थि जो है ना वो नीचे पैरों में पाई जाती है, लेकिन त्रिज्या वाली अस्थि जो है वो अपने हाथों में पाई जाती है, तभी तो घूम जाती है हमारी कलाई, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी मांसपेशी कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? बताइए क्या होगा? आंसर होगा आपका कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार पूछा है इसमें, याद रखिएगा कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज किस दवा से किया जाता है? बताइए। तो इसमें यूज होता है गामा ग्लोबुलिन। किसका? क्या है? गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। आगे अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह कौन सा है? बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? अंडे की सफेदी में मौजूद होता है एल्ब्यूमिन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोक देता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन पाया जाता है सफेदी में, ठीक है, याद रखना है। दिया है रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? बताइए। तो रोजेशिया की बात हो रही है, ये त्वचा को प्रभावित करती है, ठीक है। आगे मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार कैसा होता है? श्रोणि कंकाल की बात हो रही है और ये त्रिकोण होता है। ये कहाँ पाया जाता है? पैरों में पाया जाता है, याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन की बात हो रही है और ये क्या होगा आंसर? हेट्रोक्रोमेटिन। ऑप्शन क्या होगा? हेट्रोक्रोमेटिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गहरी धारियां होती हैं जो अधिक घना भरा होता है, ठीक है। आगे कौन सा खनिज है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है और नियंत्रित करता है, ये है आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। आगे
निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में किसको प्लम बेस में कहते हैं? हाँ, सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो प्लम बेस में किसको, आंसर होगा ऑप्शन डी, सीसा विषाक्तता को। आगे, कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मल्टीमीटर, कैथोड रे। बताइए क्या होगा कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए? तो इसमें हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का करते हैं। ठीक है, आगे, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसमें विटामिन ए होता है। जो हरी सब्जियां होती है ना, उसमें विटामिन ए होता है, और जब हम हरी सब्जियों को बिल्कुल नहीं खाएंगे तो उसमें हमें रात्रि अंधत्व मतलब रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, आगे, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? बताइए, कोलेजन की बात हो रही है, और कोलेजन की बात होगी तो आंसर होगा सी से कोलेजन, सी से विटामिन, याद रख लीजिए। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है? बताइए, शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है विटामिन B3 को हम मानव शरीर में संश्लेषित कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। ठीक है, आगे, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? बताइए, अतिपोषण किसके कारण होता है? तो ये फास्फेट के कारण होता है अतिपोषण। ठीक है, आगे, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? हाइड्रोजन की बात हो रही है, और पौधे हाइड्रोजन जो है ना वो पानी मतलब जो नीचे से पानी अवशोषित करते हैं ना पौधे, उसी से हाइड्रोजन मिलता है उन्हें। ठीक है, आगे, यह है आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए, आंसर होगा, इसको कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या है? आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधों में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कौन सी कोशिका के गुण को क्या कहते हैं? उसको हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ठीक, आगे, कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? किसको कहते हैं उड़न लोमड़ी? तो याद रखना है, ये हम चमगादड़ को बोलते हैं। किसको कहते हैं? चमगादड़ को। नेक्स्ट है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? आंत के अध्ययन की बात हो रही है, और इसको कहते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? स्प्लैंक्नोलॉजी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? बताइए, क्या होगा आंसर? आंसर होगा वर्नलाइजेशन। क्या है? वर्नलाइजेशन बोलते हैं कि अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे, एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उसे हम एकाधिक वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिक वंशागति बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया है जीनोम एडिटिंग क्या होती है? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब हम डिजिटल तरीके से जीन्स में जो हमारे अंदर जीन्स होते हैं ना डीएनए वाले, उनमें जब हम छेड़खानी करते हैं ना डिजिटल रूप से, उसको हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग वाला आ गया ना, तो बस यही समझ लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? ये अग्नाशय है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बम्बाणु को हटाने में सक्षम होता है? बताइए, ये है तिल्ली। ठीक है, आगे, महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होता है? तो यह है बायां निलय। क्या होगा? बायां निलय, महाधमनी। फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा लीजिए जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। क्या है आंसर आपका? ऑप्शन सी, इसको कहेंगे सिलिकोसिस बीमारी बोलेंगे। ठीक है, आगे, मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। तो याद रखिएगा, समुद्र का जो गहरा पानी होता है वहां पर। ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश ने अधिग्रहित चरित्र की
विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? बताइए, चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने दिया है? तो ये देने वाले हैं लैमार्क। कौन? ऑप्शन ए लैमार्क। आगे, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? तो ये फल में परिवर्तित हो जाता है। आगे, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? तो पानी की बात हो रही है, इसको हम जाइलम बोलेंगे, और अगर वो भोजन की बात करता तो फ्लोयम हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनना है। तो ये है, पुनरुत्पादक बीज की बात हो रही है, ये है ऑप्शन सी आलू। ठीक है। विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? वायरस की बात हो रही है, और वायरस की बात होती है तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, हटाओ। नेक्स्ट है, खून के कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, और इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? थक्के की बात हो रही है, और थक्का जहां आ जाता है तो वो याद रखना थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आगे, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, एक सेकेंड, इसकी इंग्लिश में हमें याद है, हिंदी में यूग्मिनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूग्मिनस बोलते हैं। ठीक है। आगे, नेक्स्ट है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर जो होती है वो आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 होती है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट हम 72 से 80 नहीं बोलेंगे, 60 से 75 के बीच में ही रखते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग कितना मूत्र त्यागता है? बताइए। आंसर होगा कितना त्यागेगा? 1.5 लीटर के लगभग त्यागता है, 1.5 से 1.8 के बीच में। नेक्स्ट है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए, विटामिन के का आविष्कार किसने किया है? बताइए जल्दी से। तो ये किया है डोइजी एंड डैम ने। के का आविष्कार किसने किया है? डैम ने किया है। ठीक है, डोइजी एंड डैम ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं, कौन से? तो क्या होगा आंसर? आंसर की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका आंत्र ज्वर हो जाएगा। क्या है? आंत्र ज्वर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख का जो रंग होता है वो आनुवांशिक रूप से होता है। ठीक है, और आंख में किसके कारण होता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे, किस खनिज को पीला केक कहते हैं? बताइए, पीला केक किसको कहेंगे? तो याद रखना, यूरेनियम को हम पीला केक कहते हैं, और शुद्ध यूरेनियम कितना होता है? 235 होता है। ठीक है। आगे, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। आर्किमिडीज ने प्रवाह का सिद्धांत बताया था, है ना। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। लुई पास्चर ने वो कौन सा टीका है, अरे यार कोई टीका है, उसका आविष्कार किया है, ये दिया है रेबीज का टीका। आगे, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है। आगे, मनुष्यों में पित्त का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? पित्त का उत्पादन होता है आपके यकृत मतलब लीवर में होता है, जिसे हम जिगर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो जमाव होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। आगे है, निम्न में से कौन सा रोग है जो फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो ये हो जाएगा दाद, खाज, खुजली, ये सब। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B7 को हम बायोटीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो कुछ दिए हैं ना, इनको याद कर लीजिए। विटामिन ए को रेटिनॉल, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, 3 को नियासिन, 5 को पेंटोथेनिक एसिड, 6 को पायरोडॉक्सिन, और 7 को बायोटीन, 12 को साइनोकोबाल्मिन, 6 को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, के को फेलोक्विनिन। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। आगे, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो देखिए, आपने सब कुछ देखा होगा, शेल वॉल जो है वो केवल किसमें होती है? पौधों में होती है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी जाति है जिसमें बाह्य निषेचन होता है? तो आपने देखा होगा मेढक को, मेढक का जो निषेचन होता है वो पानी के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो ये होता है मेनली हड्डियों से, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, नेक्स्ट है, मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, और 23 दूनी क्या होगा? 46 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं।
इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो वसा में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी से होता है स्कर्वी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? तो बेरी बेरी होता है। सूखा रोग विटामिन डी से होता है, रतौंधी ए से होता है। ठीक है, आगे कौन सा रक्त वर्ग है जो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? ओ जो होता है ना वो हम सभी को दे सकते हैं, और ए भी जो होता है वो सभी से ले सकता है। आगे आगे लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये बनता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, आगे हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पर पैदा होता है? अभी अभी पढ़ा है, यकृत मतलब लीवर में। आगे मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो कंठ या कह दीजिए लैरिंक्स के द्वारा। ठीक है, आगे बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है? मतलब कि जो आसानी से टूट फूट नहीं सकता है। तो देखिए सब्जी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, फल भी तुरंत हो जाते हैं, और केचुआ भी बहुत जल्दी अगर मर गया तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का जल्दी हम बायोडिग्रेडेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे साधारण स्वस्थ वाले व्यक्ति के प्रतिदिन किसकी जरूरत होती है? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा वो 1000 से 1800 कैलोरी के बीच में होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें ये याद रखिएगा, थोड़ा सा हम भी भूल जाते हैं, 1300 से जो 1500 कैलोरी होती है ना वो महिलाओं के लिए आवश्यक होती है, और 1600 से 1800 जो है वो पुरुषों के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? देखिए वो क्या करते हैं, फूलों पर बैठते हैं, वहां के जो कण होते हैं, पराग कण होते हैं, उनको उठाकर दूसरे फूल में डाल देते हैं, और इस तरह से ये निषेचन की क्रिया होती है, और ऑप्शन डी परागण इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है, और रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। बताइए क्या होगा आपका आंसर? आंसर होगा मधुमेह मेलिटस। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया था। जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हृदय रोग विशेषज्ञ ने ईसीजी का मतलब क्या होता है? वो हृदय से संबंधित होता है। एक सेकेंड, ये हृदय की गति से संबंधित होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण किसके अंत में होता है? बताइए तो जब निषेचन हो जाएगा तभी तो पुष्प में मतलब पुष्प लगेगा, फूल लगेगा, फल लगेगा, इस तरह से। नेक्स्ट है किशोरावस्था में लड़कियों में माहवारी की जो शुरुआत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं। शिशुओं में PEM रोग, क्वाशरकोर और मेरिस्मस ये दोनों जो है ना वो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैप्सूल का जो अनावरण होता है वो किसका बना होता है? तो वो याद रखना आपको स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण जो है वो देखिए एक चीज याद रखिएगा, स्टार्च का भी होता है, सेलुलोज का भी होता है। अगर अगर मतलब कठोर इसमें दिया भी होगा, कठोर कैप्सूल है तो उसका सेलुलोज से बनता है, और अगर मुलायम है ना तो वो स्टार्च से बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध अधिक मिलते हैं, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होती है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये जो दिए है ना ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, असमान वृद्धि हो ही नहीं सकती, ठीक है, जब तक उसमें पोषण ही नहीं है। मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन कौन सी? तो विटामिन के की वजह से थक्का जमता है, और इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे किसकी कमी से स्कर्वी होता है? तो सभी को पता है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट RH कारक का जो नाम है वो किसके आधार पर पड़ा है? तो याद रखना है बंदर के आधार पर पड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रीसस बंदर याद रखिएगा, रीसस नामक बंदर की प्रजाति में ये खोजा गया था। ठीक है, आगे
1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है। क्यों? क्योंकि मक्खन जो है प्राणियों का उत्पाद है। ये ऑप्शन सी होगा। एक वसा अणु में शर्करा से अधिक CH बंद होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे एड्स किसका कारण है? तो ये वायरस से होता है और इसमें HIV होता है। ठीक है, ह्यूमन ऐसे ही कुछ इंग्लिश में होता है, भूल गए इसका नाम। ठीक है, याद है ऑप्शन से बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है। आगे है लाल रक्त सेल के निर्माण से निम्नलिखित से क्या आवश्यक है? बताइए, लाल रक्त सेल के लिए निर्माण के लिए किसका यूज हो सकता है? तो आंसर होगा फोलिक अम्ल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको B9 के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कठोर जल में उपस्थित क्या होता है? तो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम भी होता है। इसके ऑक्साइड होते हैं, सॉरी कार्बोनाइट होते हैं। जिन ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? जीवों के परीक्षण का अध्ययन, बताइए। आंसर होगा इसको हम क्रायो बायोलॉजी। ताप बोला है ना, तो क्रायो लगेगा। ठीक है, क्रायो बायोलॉजी। विटामिन ए का संश्लेषण होता है आपके लीवर में होता है। ठीक है, यहां पर संश्लेषित होता है ये। आगे, पैतृकता का निर्धारण अब तक किसके द्वारा संभव है? बताइए। तो ये DNA के द्वारा होता है ना, DNA के बारे में पता चलता है। अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है? अपराधी की आकृति को, बताइए। क्या होगा इसका? ये हो जाएगा ऑप्शन सी ज्यादा सही है। जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। ठीक है, आगे नेक्स्ट है पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो ये DNA जांच में स्वीकार किया जाता है। आगे, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो इसमें जो पानी निकलता है ना वाष्प के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। घोंगा जो है, घोंगा घेगा कुछ भी कह दीजिए, ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, गले में गलगंड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान सकता है? तो ये हरे और लाल में भेद नहीं कर पाता है। आगे, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह लेटा होता है। ठीक है, जब वो लेटा होगा ना तो ज्यादा भार नहीं लगता है। आगे, त्वरित ऊर्जा के लिए धावक सेवन क्या करता है? इसका सेवन करता है तो ये हो जाएगा सुक्रोज का सेवन करता है। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव कैसा होता है? तो वहां पर ऊपर जो है ना वायु दाब जो है घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है विटामिन बी की खोज विटामिन बी से रोग कौन सा होता है? बेरी होता है। आगे, गाय का औसत जीवन काल क्या होता है? तो ये 20 साल का होता है। कितने साल का औसत जीवन होता है? 20 साल का होता है। खून के लाल कण जो हैं वो कहाँ बनते हैं? तो ये बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, जब लाल गुलाब को हम हरे प्रकाश में देखते हैं तो वो काले रंग का दिखता है, याद रखिएगा। आगे, तत्काल शक्ति के लिए कौन सी शर्करा ली जाती है? सुक्रोज ली जाती है। नाभिकीय किरणों के लिए मानव शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील होता है? नाभिकीय किरणों के लिए तो ये होता है बोन मैरो। क्या होगा? बोन मैरो होता है। आगे, शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो ये मिलती है दालों से। दालों में बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है प्रोटीन के बारे में असत्य है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है। प्रोटीन से शरीर के सेलों का निर्माण होता है। प्रोटीन शरीर के भाग में सहायक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, शरीर में संचित किया जा सकता है प्रोटीन को। ठीक है, आगे, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होती है। 7.4 होता है ना pH मान, इसलिए। शुष्क सेलों में निम्न में से कौन सा रसायन है जो प्रयुक्त होता है? शुष्क सेल की बात हो रही है और इसमें यूज होता है नौसादर NH4Cl का। ठीक है, आगे, नींबू संतरे जाति से संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत? तो खट्टे फल हैं। खट्टे फल में विटामिन सी होता है। आगे, कौन सा विज्ञान है जो फॉसिल प्लांट से संबंधित है? मतलब जीवाश्म विज्ञान, और जीवाश्म को बोलेंगे पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन ए हो जाएगा पैलियोबॉटनी विज्ञान। ठीक है, आगे, मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाया जाता है? तो इसमें लगभग 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। आगे, कोढ़ का उपचार किससे संबंधित होता है? बताइए, कोढ़ की बात हो रही है और इसका जो वो होगा ना सल्फोन से। ठीक है, तो कोढ़ का उपचार किससे संबंधित है? सल्फोन से है। आगे, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं महामारी विज्ञान, जब एक विशेष क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, आगे,
आयोडीन से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये ग्वाइटर है, ये गलगंड बोल दीजिए, ये घोंघा रोग बोल दीजिए, कुछ भी। मानव शरीर में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 206 होती है। आगे, एक युवक हृदय स्पंदन कितनी बार करता है? तो 72 बार 1 मिनट में, याद रखना है। ठीक है, आगे, निम्न में से एक्यूपंचर विधि क्या है? एक्यूपंचर का मतलब होता है कि चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है, इसी को हम एक्यूपंचर विधि बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे दिया है हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है। आगे, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं वो असम में होते हैं, काजीरंगा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से अपने निवास स्थान के साथ ठीक मेल नहीं खाता है। गैंडा जो है असम में, बाघ जो है बंगाल में, अच्छा, हाथी कर्नाटक, शेर हिमालय में। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। शेर हिमालय में नहीं पाए जाते हैं, शेर जो है ना गुजरात के गिरवन में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया है कोरिंगा गरान वन कहाँ पाए जाते हैं? कोरिंगा गरान तो ये आंध्र प्रदेश में है, कोरिंगा गरान। आगे, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला आरक्षित वन है। इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो सम्मिलित हैं यूनेस्को में। इसका आंसर हो जाएगा कच्छ जीव मंडल भंडार। ठीक है, आगे, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये है अपने मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। आगे, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का जो है पुराना नाम क्या है? तो इसको हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, घाना पक्षी विहार। ठीक है, आगे, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है? तो ये हो जाएगा CFC। आगे, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। बताइए क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं ऑप्शन सी ऑफसेट, कार्बन समायोजन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कार्बन समायोजन, ऑफसेट बोलते हैं। नेक्स्ट, कोपेनहेगन समझौता के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया था? तो कितना? 20 से 25%। आगे, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? कौन सा है बताइए? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण मिला है? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन से संबंधित है, 1973 में होता है जो। ठीक है, नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ए और बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, नेक्स्ट है, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? बताइए। गोल्डमैन की बात हो रही है और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेधा पाटेकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश है जो जैव विविधता में समृद्ध है? तो ये है पेरू जो समृद्ध है। आगे, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितनी है? बताइए। तो इसमें लगभग आपकी 31 से 40 के बीच में है, मतलब 36-37 के लगभग है। ठीक है, आगे, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? तो ये MC मेहता बनाम भारत संघ। आगे, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो ये भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में हाथी परियोजना कब स्टार्ट होती है? 1992 में होती है। आगे, विश्व वन्य जीवन निधि जिसे हम WWF बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। आगे, किस अभ्यारण्य को बेम्बानाट पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कुमारकोकम। क्या है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये केरल में ये पड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में होती है। वन सेवा की स्थापना 1966 में। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? बताइए, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? तो ये वन सेवा प्रमुख होता है। भारतीय पूछा गया है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए जल्दी से, फटाफट से। आंसर होगा ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। दिया है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किस में दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील। ठीक है, सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, 30% ऑक्सीजन यहीं से मिलती है। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें पारे की जो है ना वो जहरीली भरी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पीने, धोने, खाना बनाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति कितनी होनी चाहिए? एक दिन में हर व्यक्ति को 50 लीटर पानी का यूज करना चाहिए। कुल मिलाकर ये आंसर है आपका। ठीक है, आगे, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जानते हैं? तो ये हम कहते हैं अपघटन करने वाले। ठीक है, अपघटन करता होते हैं ये। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित कौन से देशों में से वन भूमि का क्षेत्रफल उनके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो क्या होगा आंसर इसका? ये हो जाएगा आपका कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में पानी युद्ध हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? तो ये बोलीविया में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, 2001 में। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेड डाटा बुक जो होती है, इसमें जो लुप्त प्राय प्रजाति होते हैं इन सभी का देखने को मिलता है। आगे, कौन सी मृदा है जो कपास की खेती के लिए? तो ये काली मिट्टी होती है, जिसे हम रेगुर और भी जाने कितने नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी सब बोलते हैं इसको। ठीक है, जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा भारत का धनी है? जैव विविधता, तो ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे मिलते हैं देखने को। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आगे, जिम कार्बेट कहाँ पर है? तो ये आपके ये नैनीताल के पास में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में है। अब आगे, सुंदरवन कहाँ है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर है। ठीक है, सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है। ताजमहल बेरंग हो गया है, क्यों? अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, आगे, हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा से है? तो हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी पड़ने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो गर्म माहौल हो जाएगा और यहीं से हरित गृह प्रभाव इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवर है जो भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, इसका उदाहरण नहीं है? देखिए, गाय जो है ना आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, आगे होगा। आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर के दूसरे स्तर में, स्तर बोला है ना कि उपभोगकर्ता, तो दूसरा स्तर, पहला स्तर ये हो गया, दूसरा स्तर में कीट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे, हाँ चलो आगे, बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में किस एक को खतरे में डाल दिया है? बताइए किसको खतरे में डाल दिया है? ऑप्शन सी, मुहाने को। आगे, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा प्राप्त होती है? भोजन में सबसे कम, सबसे ऊंचा जो होगा उसी को कम प्राप्त होगी। 1/10 का जो नियम दिया था इन्होंने, किसने? लिंडमान ने, वही से होता है। आगे, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े के क्रम में सही है? बताइए। देखिए आंसर यहां लिखा हुआ है, यहां समझते हैं। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। ठीक है, आगे, पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या होता है? बताइए।
देखिए आपके सामने जितना भी ये लिखा है ना, ये सभी आपका राइट हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषक है। आगे, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो ये है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। ठीक है, आगे, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार कौन सा है? बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव कार्बनिक अपशिष्ट। नेक्स्ट, दो जातियों के बीच परस्पर क्रिया में परजीविता होने पर क्या होता है? एक को लाभ हो जाता है, दूसरे को हानि हो जाती है। ठीक है, आगे है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो ये बिजली संयंत्रों से होता है। आगे, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है? तो उसके वार्षिक वलयों को गिन लो और उम्र पता चल जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ये पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए ऑफ करते हैं।